करीब 4 साल के बाद बिहार की सत्ताधारी जेडीयू की कमान नीतीश कुमार ने अपने खास रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो कि आरसीपी सिंह के नाम से मशहूर हैं, उनको दे दिए। पार्टी की बागडोर संभालने के बाद आरसीपी सिंह की क्या प्राथमिकता होगी, बीजेपी के साथ कैसे रिश्ते होंगे और तेजस्वी का सामना वो कैसे करेंगे, इन सभी मुद्दों पर आरसीपी सिंह के साथ खास बातचीत की एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने। आपको सुनवाते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे, कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खास तौर से पहले तो आपको बधाई, आप नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के बने हैं, आप पर नीतीश कुमार ने बड़ा भरोसा जताया है। ये बताइए कि आपका पहला बयान वो यह था कि जो हमारे पीठ पर खंजर भोंकेगा, जो हमारे नेता पर आवाज़ उठाएगा, उंगली उठाएगा, उसको माकूल जवाब देंगे। ऐसा क्यों? देखिए, हमारे नेता की जो पहचान है आदरणीय नीतीश बाबू का आज से नहीं, वर्षों से देश की राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। केंद्र सरकार में कई बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे हैं, बिहार में 15 वर्षों से मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और पूरे कार्यकाल में अगर देखिएगा तो एक बहुत जिसको कहिए उच्च स्तरीय मापक उन्होंने सार्वजनिक जीवन के लिए स्थापित किया। कार्य करने की क्षमता हो, कार्य कुशलता हो, लोगों का सम्मान हो, विपक्षियों को सम्मान देना हो, सबके लिए उन्होंने एक बहुत बढ़िया मानक उपस्थित किया है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता जो इतना अच्छा काम करते रहे हैं, काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। तो बहुत लोग आप जानते हैं, समाज में कुछ नहीं मिलता है तो उनसे लोग ईर्ष्या करते हैं, और आजकल सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा लोग टारगेट करते हैं। और जिन लोगों ने बहुत सारा इनके साथ रह करके फ़ायदा लिया है, उनमें वो लोग भी सम्मिलित रहते हैं। तो मुझे लगा कि कई वर्षों से हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने संगठन में काम किया है और संगठन हमारा नीचे तक पहुंचा है, खास करके बिहार में, और प्रदेशों में हम लोग पीछे हैं, वहाँ भी हम लोग आगे जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया का जो एक सेक्टर है जिसमें ऐसा लगा कि हम लोग पीछे हैं, तो हम लोग जब किसी चीज़ में लगते हैं तो उसको नंबर 1 पर ही पहुँचाते हैं, और सोशल मीडिया का हम लोग 1 नंबर पर पहुँचाएंगे। और हम लोगों का कभी लक्ष्य ये नहीं रहेगा कि उसमें भी हमें कोई नेगेटिव जो है उसमें एजेंडा तय करें, लेकिन सवाल ये पॉजिटिव एजेंडा रखेंगे। लेकिन अगर हमारे नेता पर किसी प्रकार, जिस प्रकार लोग करते रहते हैं, अनावश्यक रूप से उनको टारगेट करते रहते हैं, तो हम लोग इस प्रकार का कवच तैयार करेंगे कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। पर सवाल ये उठता है कि आप लोगों के पीठ पर खंजर कौन भोंक रहा है, कौन आप लोगों को धोखा दे रहा है? देखिए, हम किसी एक व्यक्ति और एक इसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि 2019 का लोकसभा का चुनाव था, 3 हम लोग उसमें दल थे, और पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों ने उसमें काम किया था। 40 में 39 सीटों पर हमने सफलता हासिल की थी, और एक पार्टी ऐसी थी जिसके 6 सीट थे और 6 हम लोगों ने विजय दिलवाई थी। उस पार्टी के जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब नहीं रहे, उनको राज्यसभा में भेजने के लिए भी हमारे नेता ने पूरा योगदान दिया। और उनका जो रवैया और उनका रुतबा और उनका जो समझिए रहा इस विधानसभा के चुनाव में, तो उसको क्या कहिएगा, ये तो अच्छा नहीं हुआ। हम आपको आपके समय पर मौका, आपको सब प्रकार के मदद करें, सहायता करें, आपको स्थापित करने में सहायता करें, और जब आप मौका है तो ये तो छुरा भोंकना तो एक समझिए मुहावरा है, मतलब समझिए धोखा देने वाली बात होती है ना। आप सिर्फ हमारे जितने साथी खड़े थे वहाँ उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया, आपको क्या मिला? फाइनली व्हाट यू हैव गेन्ड, कुछ परसेंट वोट मिलता, उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन बिहार की राजनीति में लोग आपको याद रखेंगे किस बात के लिए, कि एक ऐसे नेता के खिलाफ आपने उम्मीदवार दिए जिसने बिहार के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए काम किया है, और बिहार को विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं, और उनके पैर में आप जो है जंजीर बांधना चाहते थे। सबको याद होगा कि एग्जिट पोल के बाद क्या था बिहार में, लोग सिहर गए थे, सिहरन हो रही थी। वो तो समझिए ऊपर वाले की कृपा है कि एनडीए को बहुमत मिल गया, 125 सीटें आ गई, फिर से नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में काम हो रहा है। और हम आश्वस्त हैं कि जो बिहार के साथ हमारे नेता का रिश्ता है, और रिश्ता किस चीज़ का है, सेवा का रिश्ता है, उसको निभाते रहेंगे। और ये बात बताइए आरसीपी, आप बहुत खुल करके बात कर रहे हैं, हालांकि नाम नहीं ले रहे हैं, मैं नाम लूँगा। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान, उनको आपको नहीं लगता है कि कोई शह दे रहा था पीछे से? देखिए, हम
सीधे सीधे बात करते हैं। अच्छा, हमको कोई सह देगा तो हमको तय करना है ना कि मुझे क्या करना है। तो इसलिए हम उस थ्योरी में विश्वास नहीं करते हैं। हम तो सीधे सीधे इस पर विश्वास करते हैं कि हम लोगों ने उनको लोकसभा में मदद किया, भरपूर मदद किया, राज्यसभा में मदद किया, खुल करके मदद किया। और बिहार का जब मुद्दा आया, बिहार को आगे ले चलने की बात आई, तो क्या किया? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे लोग, बता दें। इसलिए ये अच्छा काम नहीं किया। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि भाई, आप बोलते हो कि बिहार को आगे लेके चलना है, तो बिहार कैसे आगे लेकर के चले? आपके पास कोई इस तरह का विकल्प है, वैकल्पिक कोई आपको लगता है कोई एजेंडा, तो लोग सामने रखना चाहिए। हम लोग बिल्कुल खुले मन से सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। आगे कोई रास्ता है उनके लिए फिर से एनडीए में आने का, या एनडीए का रास्ता रोकेंगे? देखिए, हम लोग रास्ता किसी का नहीं रोकते हैं, तो रास्ता तो उन्होंने अपने खुद अलग कर लिया। भाई, हम लोग एनडीए में केंद्र में सम्मिलित हैं, राज्य में हमारी सरकार चल रही है। और आप जान लीजिए कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप भी जानते हैं, आप ज़मीन पर जाते हैं, लोगों से सुनते हैं, 125 होता हम लोगों का एनडीए का। आप खुद समझ सकते हैं कहाँ रहते, उससे एक मनोबल बढ़ता है लोगों का, बिहार के लोगों का मनोबल बढ़ता है। और हमारे नेता फिर से कमान संभाले हैं, बिहार के लोगों का मनोबल बढ़ेगा और बिहार अपने मुकाम पर पहुंचेगा। बीजेपी के साथ ये बताया जा रहा है कि काफ़ी तल्ख रिश्ते हो गए, खासतौर से जब अरुणाचल में 6 विधायकों को उन लोगों ने अपनी पार्टी में मिला लिया। क्या आप लोगों से किसी दौर पे इस बारे में बात हुई थी? क्या उन लोगों ने आपसे पूछा था, बीजेपी वालों ने, या फिर उन लोगों ने भी आपको धोखा दे दिया? देखिए, हमारे रिश्ते बीजेपी के साथ बहुत मधुर हैं और मधुर रहेंगे। और लोकतंत्र में देखिए, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, संवाद चलते रहना चाहिए। और अरुणाचल का जो प्रकरण है उसकी जानकारी हम लोगों को है। और देखिए, हम लोगों को पीछे नहीं देखना चाहिए, हम लोग को आगे देखना चाहिए। जरा 26 दिसंबर को देखिए क्या हुआ अरुणाचल में। वहाँ जो मणिपुर, जो हमारा ईटानगर का जो चुनाव हुआ, वहाँ पर जो समझिए म्यूनिसिपैलिटी का 20 सीटों का हमारी पार्टी 14 सीट पर लड़ी, सफलता 9 पर मिली। 11 चाहिए वहाँ पर मेयर बनने के लिए। तो देखिए, पीछे जो हुआ आगे हम लोग को अब देखना चाहिए। क्या ईटानगर में आप चाहेंगे कि मेयर बनाने में बीजेपी मदद करे? बिल्कुल भाई, हम लोग सब जगह मदद करते हैं, तो उनको भी मदद करना चाहिए। और देखिए, एक बात मैं बता दूं, हमारे संबंध, हमारे नेता के संबंध, हमारे जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से अच्छे संबंध हैं, मधुर संबंध है। हमारा संवाद कायम रहता है, कभी संवादहीनता नहीं होती है। और कभी कोई बात इस प्रकार की आएगी तो हम लोग बात को रखेंगे। हम लोगों में इतनी समझदारी है, कोई आज से रिश्ता है, 96 से रिश्ता है, और हम तो 2010 से हैं राज्यसभा में। तो हम लोग का तो फ्लोर पर भी देखिए कितना बढ़िया मैनेजमेंट रहता है। जब हम फ्लोर पर मैनेज कर सकते हैं तो प्रदेश में भी मैनेज करेंगे, देश में मैनेज करेंगे। हम लोग का लक्ष्य क्या है? हम लोग का लक्ष्य है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार का विकास हो और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो, यही तो लक्ष्य है। पर सवाल ये उठता है कि बीजेपी की वजह से यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। क्या आप पहल करेंगे, क्योंकि अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, कि इस तरह की कोई भी संवादहीनता न हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी आप इसको कोशिश करेंगे? देखिए, कहीं से कोई संवादहीनता नहीं रहेगी। और जहाँ तक आप मंत्री परिषद विस्तार की बात बोलते हैं, तो देखिए, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है राज्य में, और केंद्र में प्रधानमंत्री जी का। और आप बिहार में जानते हैं, हम लोग बहुत चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तरह तरह के महीनों पर ध्यान देते हैं। आजकल जानते हैं किस तरह का महीना चल रहा है। बिल्कुल शीघ्र समय पर ही विस्तार होगा। आखिर हम लोग को बिहार में काम करना है, तो पर्याप्त मंत्री चाहिए, कुशल मंत्री चाहिए, तभी ना काम होगा। तो इसलिए इसमें कोई किसी प्रकार का नहीं है कि साहब बीजेपी नहीं और ये नहीं, ये समय पर एकदम बिल्कुल हो जाएगा। हम लोग की परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब तक हो जाएगा? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं ये खर मास के बाद, 14 जनवरी के बाद। डेट क्या हो तो आपको सूचना मिल ही जाएगी, लेकिन हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि इस बार ये चीज़ देखा गया पूरे चुनाव के दरमियान में कि नीतीश कुमार को लेकर कोई संशय नहीं था, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार एक ही बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार थक गए हैं, अब वो चल नहीं सकते हैं। रोज़गार का मुद्दा उन्होंने सरकारी नौकरी का मुद्दा बना दिया। तो इसको आप कैसे निपटेंगे, क्योंकि ये लगातार फिर सड़क पर आ रहे हैं और आंदोलन की बात कर रहे हैं? देखिए, वो आ जाए सड़क पर तो है ही, लेकिन आंदोलन करें। आते हैं, ट्वीट पर बयान देते हैं, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। और हमारे नेता नीतीश बाबू नहीं थके हैं और नहीं थकेंगे। उनको जानकारी होनी चाहिए कि आज भी चाहे योग हो, चाहे और व्यायाम हो, चाहे मानसिक सोच हो,
और जिससे आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, वो सब हमारे नेता करते हैं। वो कहीं नहीं थके हैं, उनमें उतनी ही ऊर्जा है जो पहले भी थी। हाँ, लोगों को लगता होगा, ज़रा सोचिए उनको अपना खुद, चुनाव के पहले वो लोग क्या सोच रहे थे, चुनाव आयोग को क्या कह रहे थे कि बिहार में चुनाव टाल दिया जाए, कोरोना का मामला है, और अब लगता है कि बड़ा अच्छा हुआ। दिक्कत क्या है, ज़मीन पर उनकी कोई पकड़ नहीं, लेकिन सब स्वाभाविक है, उनका जो अपना अलायंस है, अपनी पार्टी है, उनका एक सामाजिक बेस है, हम लोग स्वीकार करते हैं। और इतना वो बिल्कुल समझिए संगठित बेस है, और इस प्रकार इतना एग्रेसिव था कि आप लोग भी देखे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ बिहार में हमारा जो पूरा का पूरा हमारे नेता का समावेशी विकास का मॉडल है, न्याय के साथ विकास का मॉडल है, वही काम करेगा, पृथकवादी सोच वाला नहीं कर सकता। पर सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी है उस पर भी यही आरोप लगता है हिंदू मुसलमान का, हिंदुत्ववादी होने का। आप उनके साथ भले ही हो, लेकिन आपने मुसलमानों को भी मौका दिया, 11 आपने उम्मीदवार उतारे, पर एक भी नहीं जीत सके। क्या अगले मंत्रिमंडल में उनकी कोई जगह होगी या नहीं होगी? देखिए, एक बात मैं बता दूं, बहुत स्पष्ट कर दूं, आज से नहीं, शुरू से ही। अच्छा देखिए, ये मुद्दा बार बार उठता है। भाई, हमारा देश का संविधान है, संविधान की प्रस्तावना पर जाइए, वही सेकुलर है। आप फंडामेंटल राइट्स पर जाइए, उसी में सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब चीज़ों का है। तो ये तो बिल्कुल संविधान में ही है। जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार में 2005 से ही हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। आपने देखा होगा, हम लोग को वोट मिले या न मिले, हमारे नेता ने समावेशी विकास का जो मॉडल रखा, उसमें मुस्लिम समाज के भी जितने भी काम हुए, आप चले जाइए, वो सब बोलेगा कि नीतीश बाबू ने ये काम किया, वो काम किया। दुर्भाग्य क्या है, चुनाव के पहले और चुनाव के दिन भी तो मतदाता जाते हैं बूथ पर, तब तक नीतीश बाबू उनके दिमाग में रहते हैं, और सामने जब चुनाव चिन्ह पड़ता है तो वो भूल जाते हैं। अब जब दूसरे बटन दबा करके फिर बाहर निकलते हैं तो उनको नीतीश बाबू याद रहते हैं। उनको लगता है कि नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हमको वोट देना ना पड़े। देखिए, 11 सीट हम लोगों ने दिया 115 में, और हमारे सब बड़े बड़े योग्य उम्मीदवार थे समाज से। किसी जिले में ले लीजिए, सब पढ़े लिखे अच्छे काम करने वाले साथी थे। उस समाज ने उनको वोट नहीं दिया तो हम तो क्या कहेंगे? हम तो समाज से अनुरोध करेंगे कि भाई आखिर देखिए, हमारी तरफ से कोई कोशिश में कमी की गई क्या? किशनगंज को लीजिए, वहाँ कितना काम किया गया, वहाँ जाइए, कितने अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, और चुना क्या, किशनगंज की बिरयानी को नहीं, हैदराबाद बिरयानी। हैदराबाद की बिरयानी किशनगंज में लोग खाएंगे तो भाई बिहार को तो नुकसान होगा ही। अच्छा, पश्चिम बंगाल में आप क्या चुनाव लड़ने वाले हैं? कितनी सीटों पर लड़ने वाले हैं, या किसी के साथ आप गठबंधन वहाँ भी करेंगे या बीजेपी का सहयोग करेंगे? क्या आपकी पार्टी की रणनीति? देखिए, हमारे वहाँ के लोग अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आए हुए हैं, उन लोगों से हम लोग विचार कर रहे हैं। अगर हमारी वहाँ की बंगाल की यूनिट चुनाव लड़ना चाहेगी तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें उनको मदद करेंगे। उनको तय करना है कि कैसे वो चुनाव लड़ेंगे। क्या गठबंधन की कोई गुंजाइश है वहाँ पर, चाहे बीजेपी हो चाहे ममता बनर्जी हो? देखिए, अभी तक तो हमसे इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जैसा रिपोर्ट फीडबैक आएगा तो हम लोग निर्णय लेंगे। नहीं, लेकिन आप लोग क्या इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि किसी के साथ गठबंधन हो सकता है? नहीं, किसी के साथ नहीं। देखिए, हम लोगों ने, आपको मैं बता दूं, हमारे बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन है। हम लोग का जान रहे हैं कि दिल्ली में हमारा जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी के साथ हमने गठबंधन 2 सीट पर किया था। हम लोग हार गए, लेकिन हम लोग को वहाँ अच्छे वोट मिले। तो निश्चित रूप से हमारा जब गठबंधन अभी बीजेपी के साथ है तो कहीं अगर मौका मिलेगा तो पहला प्रेफरेंस उन्हीं का होगा ना। ये एक सवाल उठता है कि देश भर में आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोशिश किए कि सारे समाजवादी नेताओं को एकजुट किया जाए, जितने भी पुराने साथी हैं उनको एक छतरी के नीचे लाया जाए। तो क्या इस कोशिश को आप आगे बढ़ाएंगे? जेडीयू का बेस वोट बढ़ाएंगे या फिर बाकी नेताओं को जोड़कर बाकी दलों को आप एक साथ करेंगे? देखिए, हमारे नेता शुरू से ही जिस विचारधारा का समर्थन करते हैं और उस पर पालन करते हैं, वो समाजवादी विचारधारा का। तो निश्चित रूप से पूरे देश में इस विचारधारा के जितने लोग हैं उनको हम लोग चाहेंगे अपने साथ जोड़ने के लिए। और निश्चित रूप से एक साधारण ताकत नहीं, बहुत बड़ी ताकत है, और सब लोग इकट्ठा होंगे। और सबका लक्ष्य क्या है, देखिए, उस पर आना चाहिए। लक्ष्य यही है ना कि हमारा देश जो है, हिंदुस्तान, एक बहुलतावादी प्लूरल सोसाइटी है, प्लूरल स्टेट है। तो जहाँ जहाँ सब तरह के लोग हैं, सब लोग इकट्ठा कर करके देश के प्रति एक भावना रख करके काम करना चाहिए, और इसकी गुंजाइश बनती है। और हमारे नेता इस पर प्रयास करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। और हम लोग का सिर्फ ये लक्ष्य नहीं है कि इन किन प्रकार इन लोगों को जोड़ करके कहीं सत्ता प्राप्त करना, वो हमारा नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरसीपी सिंह जी से आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे, पर एक जो प्रमुख बात है वो ये है कि चेहरा नीतीश कुमार का रहेगा, और पीछे से जिस तरह से अभी पर्दे के पीछे से काम करते रहे आरसीपी सिंह, अब वैसे ही सामने आकर के
फ्रंट रोड पे बैटिंग करेंगे, बीजेपी के नेताओं समेत पुराने समाजवादियों को जोड़ेंगे। तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।